यहाँ से भी निकाल दिया और यहाँ से भी निकाल दिया। अब आपकी पॉपुलेशन 2 लाख की नहीं थी, एज्यूम करते ये एनॉमली थी, एनॉमली, और ये थी 5,000 रुपये की। ये कितने की थी? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 195,000 का कितने %, कितने बनाएंगे? कितना बनाएंगे? 12,000। 21,000 ये मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये तो हो गया प्रोजेक्टेड एरर, प्लस इसमें क्या कर देंगे, एनएमएलएस एरर। वो कितना था? अब हम क्या कहेंगे, 26,667 की मिसस्टेटमेंट है इस लेजर में। पहले आप क्या कह रहे थे, एनॉमली समझ आ गया? एनॉमली की आपने क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट नहीं करना। जब प्रोजेक्ट नहीं करना, उसको मिसस्टेटमेंट से भी निकाल दें, सैंपल से भी निकाल दें और पॉपुलेशन से भी निकाल दें। उसके बगैर उस एक का इफेक्ट आपने माइनस कर दिया, उस एक का इफेक्ट आपने क्या किया, माइनस कर दिया। जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव एरर था एक, उसको आपने पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर दिया, पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्टेड एरर निकला। टोटल एरर कितना हो गया, एनएमएलएस एरर प्लस आप देखा ये 5,000 एनएमएलएस है। आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिया कि ये वाकई क्या है, एनएमएलएस, ये एनोमली है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रही, रेपिटेटिव भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। तो आप क्या करें, उसको यहाँ से भी निकाल दें, यहाँ से भी निकाल दें, यहाँ से भी निकाल दें, प्रोजेक्शन करते हुए। तो प्रोजेक्टेड एरर कितना निकला, 21,000, और प्लस वो एरर तो है, उसको आपने अलग से ऐड कर दिया प्रोजेक्शन किए बगैर। तो ये आपका क्या निकला, टोटल एरर। ये बात समझ आ गई? आपने कहा कि अच्छा एक मिनट टाइम, मैं मुझे एक एग्जांपल देने दें। हम ऑडिट करने गए, हमने डेप्रिसिएशन चेक कर रहे थे, ठीक है। हम मंथली ऑडिट करते थे, मंथली इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल की एग्जांपल नहीं दे रहा, एग्जांपल में बाई चांस इंटरनल ऑडिट की है। एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट करते थे। हम जुलाई में गए, हमने उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेक किया। अच्छा, उस सिस्टम ने ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता था, उस सिस्टम ने गलती निकाली डेप्रिसिएशन, हमने मैनेजमेंट को बता दिया, ठीक है। अगले महीने आए, फिर गलती निकली, 2 महीने में सैंपल गलत निकला ना। अच्छा, अगर मैं वैसे जस्ट फॉर से कह रहा हूँ, अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे होते, बाई चांस मुझे एग्जांपल ही ज़हन में आ गई है, अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे होते, ऑडिटर ने 2 सैंपल लेने होते, वो 2 को सैंपल लेते, कहता 100% पॉपुलेशन मिस्टेटेड है, वही कहता 2 सैंपल लिए, दोनों ही तो 100% सैंपल मिस्टेटेड है, तो इसका मतलब कि 100% पॉपुलेशन भी यही रिजल्ट देता ना, यही रिजल्ट देता। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ। हम जब सितंबर में आए तो मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 2 महीने ही पॉइंट रेज किया था कि ये डेप्रिसिएशन, हमने क्या किया, हमने अपने सॉफ्टवेयर वालों को बुलवाया और ये देखिए हमने सिस्टम में चेंज करवा दी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड का सिस्टम चेंज करा दिया हमने। अब आप सितंबर में चेक करें, हमने सितंबर में चेक किया ठीक, अक्टूबर में चेक किया ठीक। अब मुझे बताएं, अगर ऐसा आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ जाए कि वो 2 वाकई ही एनोमलस हैं, तो क्या उन 2 के रिजल्ट की बेस से पूरी पॉपुलेशन को हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए? ज्यादती है ना, गलत हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ज्यादती जैसे मेरे साथ हो रही थी। अगर बायोलॉजी के बच्चे आके बैठ जाए, एक मेडिसिन के बच्चे आके बैठ जाए, इंजीनियरिंग का बच्चे यहाँ पे आके बैठ जाए, एक LLB का बच्चा आके बैठ जाए, उससे पूछें ऑडिटिंग क्या होती है, वो क्या मेरे फिश्तों में नहीं पता क्या होती है। ऑडिटर के नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, इसको प्रोजेक्ट को पूरी पॉपुलेशन पे, पूरी क्लास में नलाएगा और टीचर इन सबसे ज़्यादा नलाएगा।
मैं चीखें मारूंगा, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं। बिल्कुल मैनेजमेंट ऐसी चीखें मारी थी कि ये सितंबर अक्टूबर की बेस पे बाकी प्रोजेक्ट इसे ना करें। बात फॉलो करके अब बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर आपने कहा कि सैंपल में से जो नॉमिनल एरर है वो ऊपर से भी माइनस कर देना, नीचे से भी, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर यानी कि दो नीचे वही सेम रखें मगर सैंपल ही हम और ले लें। जो स्टैंडर्ड क्या वैसे करेंगे, स्टैंडर्ड जहाँ कहेगा ना कि सैंपल रिप्लेस करने, मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा आपको। स्टैंडर्ड नहीं कहेगा कि सैंपल रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्ड का एनॉमल ऐसे करना है, ठीक है। एक जगह आती है जहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि एनॉमल एरर अपने आपका है सैंपल, इसको रिप्लेस करना, इसको उसने एक कंडीशन दी है। देखें जब आप लॉ या स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना तो हम उसको वैसे पढ़ते हैं जैसे वो लिखा हुआ है, हम ऐसे नहीं पढ़ते कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूँ कहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आप सैंपल रिप्लेस कर लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद पता लगा कि इस सैंपल पे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए जा सकते, इस एक सैंपल में प्रोसीजर परफॉर्म, मिसाल के तौर पे आप चेक्स की पेमेंट चेक कर रहे हैं, चेक से देख रहे हैं चेक कितने इशू किए और बैंक से स्टेटमेंट में पेमेंट आई कि नहीं आई। अब एक चेक इशू किया, वो कैंसिल हो गया, आपने 10 सैंपल सेट करने से चेक इशू किया, कुछ साइन का मसला था, डेट का मसला था, ओवर राइटिंग थी, चेक फट गया, पानी से ख़राब हो गया, बैंकर ने वापस कर दिया, कैंसिल हो गया, चेक इशू हुआ ना। अब उस इशू चेक पे अगेंस्ट पेमेंट आ रही होगी, अब ये सैंपल इस पे प्रोसीजर परफॉर्म, स्टैंड कहता है रिप्लेस करना। फॉलो करके एक आपका एम्प्लॉई है, जस्ट फॉर यू आर माई एम्प्लॉई, मैंने आपको बुलाया यहाँ पे और आपको 6 महीने के लिए टर्की भिजवा दिया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। टर्की में क्या किया जी, ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया। ये मैंने इनको 2 साल के लिए MBA करने भिजवा दिया यूरोप में। मेरे एम्प्लॉय लिस्ट में आ रहा है, मैं सैलरी नहीं दे रहा, मैंने कहा पहले 2 MBA करके हैं या ट्रेनिंग करके हैं। अब मुझे बताएं इनकी गेट पे अटेंडेंस लग रही है? समझ गए? अगर ये एज एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाए तो ऑडिटर तो खप डालेगा कि यार ये बंदा एक आ रहा है, वो अटेंडेंस नहीं लगती उसमें। अटेंडेंस कैसे लगे, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, बायोमेट्रिक कैसे करवाए हो। तो अब इस सैंपल पे प्रोसीजर परफॉर्म करना पॉसिबल, तो स्टैंडर्ड कहता है रिप्लेस करना। जहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो स्टैंडर्ड, वहाँ पे कहता है रिप्लेस करना। एनॉमली सर में नहीं कहता तो मैं आपको कहूँगा नहीं कहता स्टैंडर्ड। वो क्या कहता है, ये सारी स्टोरी सुनाता है स्टैंडर्ड। एनॉमली में क्या कहता है कि एरर में से भी माइनस कर दें, सैंपल में से भी माइनस कर दें और पॉपुलेशन में से माइनस कर दें फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्शन। फोरकास्ट करते हुए तीनों काम करने। आपके पास क्या निकलेगा, सुन लें गौर से, बोर्ड पे है जरा, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एरर का प्रोजेक्टेड एरर निकलेगा प्लस एनएमएल एरर तो है। वो देखिए कौन सा सैंपल था जिसमें मसला था, वो अलग से एरर ऐड करके टोटल एरर आ जाएगा। अब ये टोटल एरर कितना निकला है, आप रिपेयर मेंटेनेंस में प्रोजेक्ट टोटल एरर कितना है 26। अब उसको कंपेयर करेंगे अपने वो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से, देखेंगे इससे कम है ज़्यादा है। अगर कम है हम कहेंगे एमएल में डाल दो, अगर ज़्यादा हो रहा है हम रिपोर्ट बना लेंगे। अच्छा अगर ये इमटेरियल है, अगर ये हम देखें कहीं ये कुछ छोटे छोटे इमटेरियल अदर मिसस्टेटमेंट्स के साथ मिलकर तो नहीं मटेरियल बन रहा, अगर तब भी मटेरियल बन रहा है हम फिर इसको रिपोर्ट में ले जाएंगे कि इन 3 चीज़ों का इफेक्ट कलेक्टिवली मटेरियल बन रहा है। पढ़ा मैंने हमने, इधर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। समझ आ रही है ऑडिटिंग? मुझे एश्योरेंस दे कि आपको एनॉमलस एरर समझ आ गया। देखिए ना क्वेश्चन में बताएगा, आपको सिनेरियो में पता लग जाएगा। अभी देखिए ना, अगर यहाँ पे कोई इन्विजिलेटर आए आगे क्लास में, मैं बोलूँगा नहीं नहीं यार ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा लेक्चर है ना, मेरी क्लास है, मेरे लेक्चर में एरर निकल रहा है तो मैं चीखें मारूंगा नहीं यार ये इसको सिलेक्ट ना करें, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे मैनेजमेंट कह रही थी कि यार ये प्रोजेक्ट ना करें, ये पहले 2 महीने में मसला, बाकी 10 महीने में मसला नहीं है।
आपने क्या करना है, मैनेजमेंट की जो बात है एक्सेप्ट कर लेनी, नहीं, आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देंगे कि वाकई ही एनॉमली है। आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देंगे कि वाकई एनॉमली है। समझ गए? अब वो आपको सिनेरियो बताएगा, मैनेजमेंट बताएगी, एग्जामिनर बताएगा, ठीक है। हो सकता है इतने प्यार से ना बताए, घुमा फिरा के बताए वो कि ये एरर हुआ था और ये वन ऑफ इवेंट था, ये बार बार रिपीट नहीं हुआ। अब आपने अब चेक करना है कि ये ऐसा मतलब है कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, ये रेपिटेटिव सैंपल, रेपिटेटिव एरर नहीं है, ठीक है। वो कब करेंगे आप, जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको एनॉमलीज का कॉन्सेप्ट पूरा पक्का पता होगा कि है क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जामिनर बहुत प्यार से आपको नहीं बताएगा कि ये एक एनॉमली है, एनॉमलस है था उसमें, वो घुमा फिरा के सिनेरियो में आपसे अगर वो बात करता है कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बाकियों का रिप्रेजेंटेटिव या ये रेपिटेटिव एरर नहीं है, तो फिर आपने समझ जाना कि ये फिर क्या है, एनॉमली। सैंपलिंग यूनिट क्या होता है, जितने भी यूनिट्स पॉपुलेशन में होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट जो पॉपुलेशन में होता है उसे सैंपलिंग यूनिट कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा आगे आ जाए, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। दो तरह की सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल और इससे ऊपर हमने पढ़ा है दो तरह के रिस्क हैं, सैंपलिंग रिस्क और सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क को स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग मिक्स नहीं कर देना, बच्चे मिक्स करके आए थे, ठीक है। ये सैंपलिंग की दो टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अच्छा मेरे पास नॉर्मली एग्जांपल्स होती हैं, ये नॉन स्टैटिस्टिकल जो एग्जांपल है ना, नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इसकी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में इसको अप्लाई नहीं किया। मुझे 22-23 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने बहुत से दोस्तों से पूछा भी कि क्या है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, इसको कहाँ यूज़ किया, तो उन्होंने अक्सर यूज़, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं फर्गूसन में या क्या ईवाई में पहुँचे हुए हैं, KPMG में, उनसे ही पूछा यार आपने पता यार तो टेक्निकली यूज़ कौन सी होती है, स्टैटिस्टिकल, और स्टैंडर्ड भी यही कहता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या है, कहता है अ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज सैंपलिंग दैट फॉलोज फॉलोइंग, जिसमें फॉलोइंग दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कौन सी हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। पहली क्या है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, रैंडम सिलेक्शन ऑफ, रैंडम सिलेक्शन क्या होती है, रैंडम सिलेक्शन क्या होती है जी, किसी को स्पेसिफिक रखे बगैर सिलेक्ट कर लेना किसी भी पॉपुलेशन, और कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो सैम्पलिंग में हम कैरेक्टरिस्टिक को की सैम्पलिंग वगैरह की स्पेसिफिक आइटम, हाई वैल्यू आइटम्स, उन सबको साइड पे रख के, यानी कि उन सबके अलावा जो सैम्पल यानी कि हम सिलेक्ट करेंगे तो वही सैम्पलिंग होगी। सैंपलिंग टेक्निक है, सॉरी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल में दो चीज़ें, एक क्या है रैंडम सिलेक्शन, मैंने पूछा रैंडम सिलेक्शन क्या है, आप कहाँ लेंगे क्वेश्चन उठा के, जो दिल में आए वो ले जाए, रैंडमली ले लें, बगैर किसी टेक्निक के ले लें, ठीक है। ये सारी बातें गलत हैं, ठीक है, समझ लें इसको ज़रा। रैंडम सिलेक्शन वो मेथड है, रैंडम सिलेक्शन वो मेथड है सिलेक्शन का जिसमें रैंडम नंबर जनरेटर यूज़ किए जाएं या रैंडम नंबर जनरेटर मशीन यूज़ की जाए। वो कैलकुलेटर दीजिएगा मदद, कैलकुलेटर वो बोला जो पड़ा आपके पास, साइंटिफिक है ये देना है। ये देखें, ये आपका फॉर एग्जाम्पल 50 की पॉपुलेशन है, 50 की पॉपुलेशन है, ऐसी है, ये रैंडम नंबर जनरेटर है, ये रैंडम नंबर लिखा हुआ, ठीक है, सैंपल सेक्टर है ना। पहला कौन सा निकला, सैंपल नंबर 2, किसकी मर्जी का निकला, आपकी मर्जी का, किसकी मर्जी का, मशीन की मर्जी का। एक सैंपल ले लिया आपने, दूसरे सैंपल पे आए, दूसरा कौन सा निकला, 18, किसकी मर्जी का, ये है रैंडम नंबर जनरेशन, याद रखना है, प्रैक्टिकल बातें लर्न किया करें, ठीक है। तीसरा सैंपल, एज्यूम करते 3 ही सैंपल लेने हैं, ये रैंडम नंबर निकला, तीसरा
दूसरा और तीसरा किसकी मर्जी का निकला? ठीक है, समझ आ गया? ये है रैंडम नंबर जनरेशन या जनरेटर टेबल से। अब टेबल्स पुरानी बातें हो गई हैं, अब हम डेफिनेटली मशीन से निकालते हैं। हम आपके सामने मशीन से मैंने डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया ऐसे। ठीक हो गया जी? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए? रैंडम सिलेक्शन चाहिए। और दूसरा क्या है? यूजर प्रोबेबिलिटी। ये यूजर प्रोबेबिलिटी आपको पता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी आपने माशाल्लाह, क्वांटिटेटिव मेथड में पढ़ी हुई है क्यों में? ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होंगी वो क्या होगी? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ठीक है, कौन कौन सी क्या होती पता लग गया? जिसको आप सैम्पलिंग कह रहे थे ना, जो आप बातें कर रहे थे, उसे कहते हैं हैपहैज़र्ड। अगले पेज में, पेज 73 पे, 73 पे लिखा हुआ है ना सैंपल सिलेक्शन मेथड लिखा हुआ है। पहला कौन सा लिखा हुआ है? समझ आ गया क्या होता है? क्या कहता है? ऑल आइटम्स इन पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस। दिस टिपिकली अचीव्ड बाय यूजिंग रैंडम नंबर्स टू सेलेक्ट आइटम। रैंडम नंबर्स यूज करते हैं हम, जैसे आपने अभी कैलकुलेटर पे किया है। इसको आप मशीन पे कर लें, लैपटॉप पे कर लें, टैब पे कर लें, किसी ऐप पे कर लें, किसी मोबाइल सॉफ्टवेयर में कर लें, ठीक है, या कैलकुलेटर से कर लें। ये है रैंडम सिलेक्शन। आप जिसे कह रहे थे ना, बगैर किसी टेक्निक के, बगैर किसी सोचे समझे, जो दिल किया उठा लें, रैंडम, वो है हैपहैज़र्ड। क्या है ये? ऑडिटर सेलेक्ट सैंपल ऑन एन आर्बिट्रेरी बेसिस। ठीक है, समझ गए? बगैर किसी टेक्निक के, बगैर किसी स्कीम के, समझ गए? याद रहेगा? अच्छा, हैपहैज़र्ड जो मेथड है ना, ये याद रखना है। हैपहैज़र्ड इतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें चांस पता क्या है? ऑडिटर सेलेक्ट करते हुए ना, अब ऑडिटर क्या करता है? सेलेक्ट करते हुए अपनी मर्जी से कर लेगा, ये सिलेक्ट कर लो, तो बाइसनेस का चांस है। किसका चांस है? जबकि रैंडम में जब कर रहे थे आप, तो मशीन ने क्या कहा कि ऑडिटर साहब आपने क्या करना है? ये वाला और ये वाला, बस उसे बता दिए। लेकिन जब खुद कर रहे होंगे आप अपनी मर्जी से मुंह उठा के, तो चांस है कि आप बाइसनेस ले आएंगे। जब आप बाइसनेस लेके आएंगे तो बाकियों को चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं दे रहे होंगे, तो सैंपलिंग की बेसिक डेफिनेशन जो खराब हो जाएगी, सिर्फ उससे आउट हो जाएंगे। समझ गए? हैपहैज़र्ड और रैंडम क्लियर है? चलें, ये लगे हैं तो मैं बाकी पढ़ा देता हूँ। दो तो पढ़ लिए हमने, मुझे एश्योरेंस है रैंडम भी क्लियर है, हैपहैज़र्ड भी क्लियर है। हैपहैज़र्ड में सेकंड एंड में कहता है दिस इज नॉट साइंटिफिकली वैलिड मेथड। अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि इसमें बाइसनेस का रिस्क है, और जब बाइसनेस आती है तो फिर बाकियों को चांस नहीं देते। ठीक है, फॉलो करेंगे? अच्छा, ऊपर वाली में आए सिस्टमेटिक सिलेक्शन में। सिस्टमेटिक सिलेक्शन समझ लें। अभी तो 50 में से 3 सैंपल लिए हमने कैलकुलेटर से, तो बड़ा आसान काम था। हमने बारी बारी वो एक क्लैरिकल वर्क किया और निकाल लिए। अच्छा, अगर 500 निकालने होते सैंपल, या 65 निकालने होते, या 85 सैंपल लेने आपने, फिर तो 2 घंटे लगेंगे सैंपल निकालने में। फिर स्टैंड कहता है कि ये फिर ये ना, ये गलत काम हो जाता है। सो अब बैठे गधों की तरह सैंपल निकालते रहे 2 घंटे हो गए, क्या निकालिए, मैं रैंडम सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैंड कहता है कि आप क्या करें, इसकी बजाय एक कोई सिस्टम बना लें, कोई सिस्टम बना लें। फॉर एग्जांपल 100 की पॉपुलेशन है, 100 की पॉपुलेशन है, आपने 10 सैंपल लेने हैं, एज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, और आपने करना है सिस्टमेटिक सिलेक्शन। स्टैंड कहता है आप क्या करें, पहला मॉडल जो है ना, पहला सैंपल वो सिलेक्ट कर लें, रैंडम सिलेक्शन कर लें, ताकि आपकी मर्जी का ना हो। पहला आपकी मर्जी का ना हो। फॉर एग्जांपल आपने 100 में से लिया, वो निकला 19, तो सिस्टम बना लें, अगला 29 कर लें, 39 कर लें, 49, 99 और 9, 10 नंबर सेट हो गए। कोई भी आपकी मर्जी का नहीं है। ठीक है, ये बेसिक टेक्निक है सैंपल। इसको जितना मुश्किल मर्जी कॉम्प्लेक्स कर लें। अब ये भी कर लें, फॉर एग्जाम्पल पहला आपने सिस्टमेटिक अपने रैंडम सिलेक्शन की, वो निकला 18। ठीक है, उसके बाद कुछ अब कई दफ़ा जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है ना, वो सिस्टम बना देते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा पहला ये सिलेक्ट हुआ, अगला कौन सा होगा, 18 + 10 - 1, कौन सा हुआ जी, 17।
क्या 20 हुआ, सॉरी 27 हो गया ना। अच्छा अगला क्या करेगा, 27 + 10 - 2 -3, अब वो कोई ना कोई सिस्टम बना देगा, वो 10 आपको निकाल देगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप मैनुअल करें, अगर कंप्यूटर करें, कंप्यूटर फ़ोन निकाल के पढ़ा देगा, ये नहीं पकड़े, उसने सोचना नहीं है, उसने सोचना नहीं है। मुझे एश्योरेंस में बात समझ आ गई है। इसमें इसे विद सिस्टमेटिक करेंगे। रैंडम स्टार्ट किससे करना है आपने, रैंडम से, और नीचे कहता है ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल एवरी 10th आइटम इज सिलेक्टेड। ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा आगे आखिरी रह गया ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन क्या होती है, ब्लॉक सैंपलिंग। ब्लॉक पता क्या होता है, आप कहते हैं अच्छा सेल्स चेक करें, मैं ऐसा करता हूँ अगस्त और नवंबर के महीने को इन 2 ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनकी 100% पॉपुलेशन सेलेक्ट कर देता हूँ। एक ब्लॉक ले लिया ना आपने, ठीक है। अब अगस्त और नवंबर के आपने सेल्स चेक कर ली, अब बाकी 10 महीने की सेल्स को सेलेक्ट होने का चांस, ठीक हो गया। ये 2 इन पे काम कर लिया आपने। इसको भी स्टैंड करता है कि ये अच्छा मेथड नहीं है, लिखा हुआ स्टैंड। द ऑडिटर सिलेक्ट्स अ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ सैंपलिंग यूनिट, फॉर एग्जांपल ऑल इनवॉइसेस ऑफ मंथ ऑफ मई। आपने पूरा 3 तरह के एम्प्लॉय से, लेबर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, आपने एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट कर लिए, पूरा ब्लॉक उसका 100% सेलेक्ट काम कर लिया, बाकी दोनों पे काम किया ही नहीं। इसको भी स्टैंडर्ड कोई अच्छा मेथड नहीं समझता, ठीक है। मैंने भी हैपहैज़र्ड और ब्लॉक सिलेक्शन बहुत कम की है, इसे निग्लिजिबल ना नहीं की है। ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है, सिस्टमेटिक। अगर पॉपुलेशन छोटी हो तो रैंडम सिलेक्शन, याद रहेगा। अब वापस आ जाएं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग पे। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रैंडम सिलेक्शन और यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कौन सी है, जिसमें उसमें ब्रैकेट में आगे लिखा भी हुआ है जजमेंटल सैंपलिंग, जिसमें आप अपनी जजमेंट ले आते हैं। जब जजमेंट आती है ना, जब जजमेंट आती है तो बाइसनेस आती है। आप कहेंगे यार ये लेकर सर कर, अब इसमें कोई ना कोई आप होगा, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी, कोई ना कोई हमने पढ़ा है आइटम्स टू ऑब्टेन फॉर द इन्फॉर्मेशन, आपने सिलेक्ट इसलिए कि मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें डिफरेंट चांसेस हैं कि आप बाइसनेस आ सकती है। इसलिए स्टैंडर्ड कहते हैं कि ये भी कोई अच्छा मेथड नहीं है। और मेरे पास इसकी आप पूछे नॉन स्टैटिस्टिकल जजमेंट की एग्जांपल दी, मेरे पास एग्जांपल भी नहीं है इसकी, ठीक है। जिसकी थी मैं जो मैं करता हूँ मैं आपको बता दी, समझ गए। पढ़िएगा जरा नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, सैंपलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स 1 and 2, यानी जो स्टैटिस्टिकल नहीं है वो क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल, आल्सो नोन एज जजमेंटल सैंपलिंग, ठीक है। Is any sampling technique not based on particular or not based on probability theory? Instead आप क्या करते हैं, जजमेंटल ओपिनियन लेके आते हैं अपना। क्लियर हो गया, समझ गए। आखिरी वर्ड है, मैं इसके बाद क्लास खत्म कर दूंगा, स्ट्रेटिफिकेशन का। स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। बुक्स बंद कर दें, आज थोड़ी सी स्पीड स्लो हो रही है हमारी। स्लो रहने की रीज़न थी कि हर एक लाइन में नया कॉन्सेप्ट था कोई ना कोई, और मैंने कोशिश की मैं आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ा दूँ। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, इसको समझना ज़रा। कई दफ़ा आपकी पॉपुलेशन ना होमोजीनियस नहीं होती, पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होती, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है कि पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो उसको सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दें, सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं। एक पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। और जो सब पॉपुलेशन होती है उसको स्ट्रेटम बोलते हैं, स्ट्रेटम। और जो स्ट्रेटम का प्लूरल होता है स्ट्रेटा, उससे निकला स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। एक पॉपुलेशन थी कोई भी, आपने उसको क्या किया, जैसे ये रिपेयर मेंटेनेंस थी, आपने क्या किया, ये इसमें से ना बिल्डिंग की अलग कर दो, प्लांट एंड मशीनरी की अलग कर दो,
अब बाकी चीज़ों की अलग कर दो, अदर्स की अलग कर दो। आपने पॉपुलेशन डेजर को क्या किया, स्ट्रेटिफाई कर दिया। अब जो इस पॉपुलेशन में, इस सब पॉपुलेशन में आइटम्स आ रही हैं वो क्या है, होमोजीनियस। वो क्या हो गई, समझ गए। सेल्स का जैसे सेल्स का, सेल्स पूरे इसमें एंट्री सी, आपने कहा नहीं यार इससे काम नहीं हो रहा, इसमें डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल लिवर ब्रदर जस्ट फॉर से, आपने कहा इसकी सेल में से ना डिटर्जेंट अलग कर दें, सोप्स अलग कर दें, पैम्पर्स अलग कर दें। अब पहले तीनों चीजें से मिक्स आ रही थी, अब क्या हुआ, समझ गए। डेटर्स से डेटर्स, आपने कहा डेटर्स जो है ना पब्लिक, या जो क्या कहते हैं उसको, रिटेलर्स, इनको अलग कर दो, होलसेलर्स को अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग कर दो, और फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स को अलग कर दो। ठीक है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे आपने उसको क्या किया, अलग कर दिया। आपके डेटर्स से आपने कहा एक्सपोर्टर्स अलग कर दो, एक्सपोर्ट डेटर्स, और लोकल डेटर्स अलग कर दो। परचेजेस ही आपने कहा केमिकल की परचेज अलग कर दो, कॉटन की अलग कर दो, स्टोर सप्लाईज की अलग कर दो। ठीक है, अब जो सब पॉपुलेशन में आइटम्स आ रही हैं वो सब क्या है आपस में, होमोजीनियस। सब क्या है जी, होमोजीनियस। याद रहेगा। अब उसमें सैंपल्स कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। उसमें सैंपल्स कौन से हैं जी, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इस सैंपल के रिजल्ट को, इस सब पॉपुलेशन के रिजल्ट को अप्लाई करने का फायदा होगा, क्योंकि चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं जब आपके पास एक पॉपुलेशन थी, आपने स्ट्रेटिफिकेशन नहीं की हुई थी, तो टोटल एरर क्या था, प्रोजेक्टेड एरर प्लस ये एरर था ना, ऐसे था। एज्यूम करूं आपने इस पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 आपके पास क्या बन गए, स्ट्रेटस बन गए। ठीक है, एक को स्ट्रेटम बोलते हैं ना, 3 स्ट्रेटस हो गए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। अब आपने क्या करना है, 3 पॉपुलेशन आ गई आपके पास, टेक्निकली 3 सब पॉपुलेशन बन गई। हर सब पॉपुलेशन से आपने सैंपल लेने हैं और उसके रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करना है। उसकी रिजल्ट को, उस सैंपल के रिजल्ट को उस सब पॉपुलेशन के पे ही प्रोजेक्ट करना है आपने। ये बात समझ आ रही है। अगर आपने फिर पूरी पे कर दिया, फिर तो स्ट्रेटिफिकेशन का मजा ही खराब हो गया सारा, फिर तो स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोग्राम हमारे गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 इसके पॉपुलेशन बना ली है इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरर ऑफ स्ट्रेटम नंबर 1, प्रोजेक्टेड एरर ये, ठीक है, दूसरी का भी ऐसे निकालेंगे आप, और तीसरी का भी ऐसे निकालेंगे। ये आपको जो निकलेगा ना, ये आपको क्या निकलेगा, ऑफ द होल पॉपुलेशन। क्योंकि आपने अल्टीमेटली रिजल्ट किस पे देना है, अल्टीमेटली ओपिनियन किस पे देना है, पूरी पॉपुलेशन पे। तो पूरी पॉपुलेशन में अच्छा रिजल्ट देने के लिए, अच्छी सैम्पलिंग करने के लिए, अच्छे मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, मिसस्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपने अपनी आसानी के लिए इसको क्या किया, स्ट्रेटिफिकेशन की। हर पॉपुलेशन से आपने क्या किया, सैंपल लिया और उसके रिजल्ट को किस पे अप्लाई किया, उसी सब पॉपुलेशन पे। अब हर सब पॉपुलेशन अलग पॉपुलेशन बन गई, उसमें क्या होगा, एनामलस एरर होगा और प्रोजेक्टेड एरर होगा। अच्छा, अगर किसी का प्रोजेक्टेड एरर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरर नहीं निकला, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे एनामलस एरर निकला 0, यहाँ दोनों निकले, दोनों आ जाएंगे। लाजमी तो नहीं है ऐसा हर पॉपुलेशन से एनामलस निकलना है, लाजमी भी नहीं है कि हर पॉपुलेशन से प्रोजेक्टेड निकलना है। हो सकता है आपने 10 सैंपल लिए, 10 के 10 ठीक निकले, तो प्रोजेक्टेड एरर कितना हुआ, एनामलस कितना हुआ, 0। समझ गए जी।